25 मई 1982 अर्जेंटीना के दो जोड़े जेट फॉकलैंड द्वीप के ऊपर से नीचे उड़ान में गरज रहे हैं, ऐसे मिशन पर जाते हुए जहां से शायद वापसी ना हो। इनके लीडर हैं कप्तान पाब्लो कार्बायो। वो और उनकी टीम उड़ा रहे हैं पुराना और खराब सुसज्जित बमों से भरे A4 स्काई हॉक जेट। उनका मिशन है ब्रिटिश जहाज HMS कोवेंट्री और HMS ब्रॉडस्वर्ड को नष्ट करना। अर्जेंटीना ने फॉकलैंड द्वीप या मालविनस पर कब्जा कर लिया है और कब्जा बनाए रखने के लिए जहाजों को डुबाना जरूरी है। अर्जेंटीनियों को पता है कि दो जहाज द्वीपों के नजदीक आए हैं जमीनी सैनिकों को कवर देने, वो द्वीप जो उन्हें मौका देता है ब्रिटिश रडार से छिपकर पहुंचने का। रेंज में जा रहे हैं, किसी हाल में ऊपर मत चढ़ना। स्काई हॉक जितना हो सके नीचे उड़ रहे हैं, द्वीप के भूभाग से चिपकते जैसे ही वो दुश्मन के रडार के रेंज में पहुंचते हैं। दोनों जहाजों में उच्च वायु रोधी मिसाइलें और शक्तिशाली रेडार लगे हैं, जो अर्जेंटीना विमानों के लिए तबाही है। बचने का एकमात्र तरीका है नीचे रहना। HMS कोवेंट्री पर कप्तान डेविड हार्ट डाइक अपने आदमियों को सतर्कता से रखते हैं। ब्रिटिश विशेष बल ने उन्हें चेतावनी दी है कि अर्जेंटीना ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है, पर वो नहीं जानते कि इस बार उनका जहाज निशाने पर है। रडार स्क्रीन पर 4 निशानों से उनके डर की पुष्टि हो जाती है। 4 संपर्क, दिशा 225, दूरी 30। कप्तान हार्ट डाइक तुरंत दलों को एक्शन सेशन का आदेश देते हैं और दोनों जहाजों पर अलार्म बजते हैं। तुरंत ही सी डार्ट सतह से वायु में मारने वाली मिसाइलें घूमती हैं। उधर स्काई हॉक का समूह पेबल द्वीप के पास पहुंचकर उसकी घाटियां छूता है। आगे, नीचे रहो और पीछे आओ। बेहतरीन उड़ान के साथ अर्जेंटीनी गायब हो जाते हैं ब्रिटिश रडार पर और कोवेंट्री पर संपर्क गायब हो जाते हैं। पेबल द्वीप के ऊपर संपर्क हो गए। वही है जिसका कप्तान हार्ट डाइक को डर था। पेबल द्वीप बहुत पास है, सी डार्ट की बस एक न्यूनतम रेंज है, इसलिए अब किस्मत हुई तो वो एक ही बार हमला कर पाएंगे। हार्ट डाइक रेडियो पर बोल्टस्वर्ड से बात करते हैं। बोल्टस्वर्ड, क्या स्थिति है? HMS बोल्टस्वर्ड छोटी दूरी की सेफ वुल्फ मिसाइलों से लैस है, जो नजदीकी मुकाबलों के लिए अच्छी है। स्काई हॉक में कार्बायो अपने आदमियों को जमीन की आड़ में जहाजों को जितना हो सके पास ले जाते हैं। उनके विमानों में न रडार है न चेतावनी सिस्टम, लेकिन 10 नॉटिकल मील की दूरी से वो ब्रिटिश जहाज देख सकते हैं। हमला शुरू करेंगे। शुभकामनाएं कप्तान। वो और उसका वेगमैन लेफ्टिनेंट कार्लोस रिंग के आगे बढ़ते हैं और लहरों को छूते हुए अधिकतम गति तक तेज होते हैं। कोवेंट्री पर दोनों स्काई हॉक अचानक रडार रोशन करते हैं। दो शत्रु, दिशा 192 नीचे लेवल पर। भ्रम बढ़ाने के लिए एक ब्रिटिश हैरियर जंप जेट रिपोर्ट करता है, वो फायरिंग जोन में है। कप्तान, मित्र विमान 20 मील दूरी पर। एक ब्रिटिश विमान और दुश्मन एक ही हवाई क्षेत्र में, उसे हमला करना चाहिए। एक पल में ही वो मिसाइल दागने को कहते हैं। हैरियर को हटाओ, मिसाइलें दागो। पर ऑपरेटर अभी भी लॉक नहीं कर पा रहे। अर्जेंटीनी बेहद नीचे उड़ रहे हैं, समुद्र से जरा ही ऊपर। कार्बायो की कैनोपी नमक से ढकी है, जो वो फुहारों के बीच इतनी नीचे उड़ते हैं कि रडार पकड़ नहीं पाता। कोवेंट्री पर सैनिकों के दिल तेज हो जाते हैं जैसे जैसे दुश्मन पास आ रहा है। सी डार्ट मिसाइलें अब भी लॉक नहीं कर पा रही। कप्तान हार्ट डाइक को अब गलत निर्णय का डर सताता है और वो दुआ करता है ब्रॉडस्वर्ड की सेफ वुल्फ मिसाइलें काम करे। ब्रॉडस्वर्ड पर मजबूत सैनिक लक्ष्य देख सकते हैं। स्काई हॉक इतना पास उड़ते हैं कि सेफ वुल्फ का रडार उन्हें एक ही विमान समझता है। वो निशाना लॉक करते हैं जब अर्जेंटीनी उनकी ओर सीधा झपटते हैं, पर फिर एक संपर्क 2 हिस्सों में बढ़ता है और दोनों अलग निर्देशांक मिसाइल निरीक्षण सिस्टम को जाम कर देते हैं। मिसाइलें जवाब नहीं दे रही, वापस शुरू करो। अब समय नहीं है। कोवेंट्री के चौकीदार स्काई हॉक को नंगी आंखों से देख सकते हैं और घबराकर चिल्लाते हैं। आखिरी कोशिश में HMS कोवेंट्री की डेक तोपें घूमकर गोलाबारी शुरू कर देती हैं। जल्दी मशीन गनों और राइफलों की आवाजें भी शामिल होती हैं। नाविक पूरे डेक से गोलियां चलाते हैं। कार्बायो समुद्र पर गिरते गोले देखता है और ब्रिटिश गोलियों की लकीरें उनके विमान के और करीब आ रही हैं। दुश्मन का जहाज बिल्कुल सामने है, वो जीत महसूस कर सकता है, पर गोले और पास आ रहे हैं। वो महसूस करता है वो शायद ये ना कर पाए। दूसरे पर निशाना लगाओ। वो लक्ष्य बदलने का आदेश देते हैं ब्रॉडस्वर्ड पर निशाने के लिए।
दोनों विमान एक ओर मुड़ते हैं, कोवेंट्री की तोपों से हटते, डेक के ऊपर से गुजरते और उड़ान सीधी करते हुए दोनों स्काई हॉक ट्रिगर दबाते हैं और 1000 पाउंड के बम छोड़ देते हैं। वो नीचे समुद्र में गिरते हैं और लहरों पर टकरा कर उछलते हैं। वो उन्हें ऊपर की ओर मोड़ती है, पत्थरों की तरह उछालते हुए। ब्रॉडस्वर्ड के नाविक 2 विशाल बमों को 2 बार उछलते हुए अपनी ओर आते देखते हैं। एक बम समुद्र में गिरता है और ब्रॉडस्वर्ड से पहले ही डूब जाता है, पर दूसरा नहीं। वो सीधा ब्रॉडस्वर्ड के किनारे में टकराता है। वो ऊपर को मुड़ता है और डेक को तोड़कर निकलता है। वो उड़ता है, पलटता हुआ समुद्र में गिरता है बिना फटे हुए। कार्बायो निराश था, पर अभी खत्म नहीं हुआ। उनके पीछे है दूसरा दल, पहले लेफ्टिनेंट मारियानो एंगल वेलास्को और एनिसन होर्हे नेल्सन बैरानुएवो। उनके पास कम शक्तिशाली पर काफी भरोसेमंद 250 किलो के बम थे। ब्रिटिश जहाज पर अब रडार पर चारों संपर्क दिख रहे हैं और कप्तान हार्ट डाइक दाईं ओर मुड़ने का आदेश देते हैं ताकि मिसाइलें सभी लक्ष्यों पर दागी जा सकें। कोवेंट्री के मिसाइल ऑपरेटर वेलास्को पर लॉक करते हैं और सी डार्ट सीधे उनकी ओर मुड़ती है। हमला! कोवेंट्री के डेक पर रोशनी फूटती है और मिसाइल धुआं छोड़ते हुए आकाश में निकलती हैं। उसी वक्त वेलास्को और उसके साथी पानी की ओर करीब उड़ते जाते हैं। वो ब्रिटिश रडार से गायब होते हैं और मिसाइल सीधी बढ़ती है। नाविक हैरान है जब मिसाइल अपना निशाना खोती है और दूर उड़ती है। वेलास्को मिसाइल को 500 मीटर पर दाईं ओर जाते देखता है और उसकी नजरें HMS कोवेंट्री पर हैं, आगे बढ़ते हुए। उधर ब्रॉडस्वर्ड मिसाइल सिस्टम को दोबारा चालू कर रहा है जब स्काई हॉक उनकी ओर बढ़ रहे थे। नाविक खाली स्क्रीन को घूरते हैं जब स्काई हॉक के आने और कंप्यूटर शुरू होने के बीच दौड़ होती है। चलो! स्क्रीन फिर चमक उठती है और नाविक काम पर जुटते हैं। स्काई हॉक सी वुल्फ रडार पर दिखते हैं और पकड़े जाते हैं। लॉन्चर घूमते हैं और लक्ष्य लॉक होते हैं, पर तभी उनकी स्क्रीन पर HMS कोवेंट्री सीधे लॉन्चर के सामने आता दिखता है। तब तरीकी कोवेंट्री बीच में है। सब कवर करने की जल्दबाजी में उन्होंने वही मिसाइलें रोक दी जो दागी जा सकती थी। ब्रॉडस्वर्ड के कप्तान साफ निशाने के लिए मोड़ने की कोशिश में है, पर अब देर हो चुकी है। स्काई हॉक में वेलास्को और बैरानुएवो लक्ष्य के और करीब हैं। कोवेंट्री पर कप्तान हार्ट डाइक सभी तोपे चलाने का आदेश देते हैं। तोपे और मशीन गनें मिलकर पूरी ताकत से आने वाले विमानों पर गोलियां बरसाने लगती हैं। मुख्य 4.5 इंच की तोपें समुद्र की ओर गोले दाग रही हैं। नाविकों का एहसास होता है निशाना गड़बड़ है, यह एकमात्र खराबी नहीं है। उसी वक्त 20 mm की वायु रोधी गन जाम हो जाती है। नाविक ठीक करने की कोशिश में है जब अर्जेंटीनी विमान करीब आ रहे हैं। आखिरी प्रयास में पूरे जहाज के नाविक राइफल उठाकर गोलियां चलाते हैं। समुद्र उछलता है और छींटे मारता है जब ब्रिटिश हर मुमकिन चीजें स्काई हॉक की ओर चलाते हैं, पर अब देर हो चुकी है। ये शब्द इंटरकॉम पर गूंजते हैं और अफसर सभी को डेक पर जाने का आदेश देते हैं। सैनिक कवर के लिए कूदते हैं, आने वाली टक्कर के इंतजार में। वेलास्को अपने सामने दुश्मन का जहाज देखता है और ट्रिगर दबाता है। उसकी A4 20 mm की तोपें दहाड़ती हैं और जहाज के डेक व ऊपरी ढांचे पर शीशे की बौछार करती हैं। वो जितना हो सके ट्रिगर दबाए रखता है, फिर वो अपने बम छोड़ता है। बम हवा में चाप बनाते हुए नीचे गिरते हैं और धमाके के साथ HMS कोवेंट्री से टकराते हैं। वो जहाज को भेदते हैं। टकराने की गूंज पूरे जहाज में 2 खोखले धमाकों की तरह गूंजती है, पर विस्फोट नहीं होता। दूसरा A4 ऊपर से गरजता हुआ निकलता है, पर बम नहीं गिरा पाते। वक्त बीत जाता है। सैनिक धीरे धीरे उठते हैं, डर और उलझन में इधर उधर देखते हैं। इंटरकॉम पर नुकसान की सूचना देते हुई एक आवाज आती है, पर पूरी बात नहीं होती। बम फट जाता है। 2 विशाल विस्फोट HMS कोवेंट्री को हिला देते हैं। आसमान में अर्जेंटीनी पायलट खुश होकर देखते हैं कि कोवेंट्री से धुआं उठ रहा है। उन्होंने कर दिखाया। क्या धमाका है! जीत हुई!
राष्ट्र अमर रहे। पुल के नीचे एक विस्फोट जहाज के एक हिस्से में विशाल छेद कर देता है और कंप्यूटर रूम नष्ट हो जाता है। आग गलियारों से ऊपर बढ़ती हुई ऑपरेशन रूम तक पहुंचती है, जहां सारे ऑपरेटर और कप्तान हार्ड डाइक काम कर रहे थे। दूसरा विस्फोट इंजन रूम के आगे होता है, जिसमें भीषण आग लगती है और जहाज की बिजली व इंजन शक्ति दोनों ठप हो जाती है। कप्तान हार्ड डाइक को धीरे धीरे होश आता है। वो धुएं और मलबे से घिरे हैं, चीखें गूंज रही हैं। वो देखना चाहता है कौन चिल्ला रहा है, पर आवाजें हर दिशा से आती और जाती लगती हैं। वो लड़खड़ाता है और देखता है कि जहाज झुक चुका है। वो इंटरकॉम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो बंद है। इसका फायदा नहीं, उसे बाहर निकलना होगा। कप्तान हार्ड डाइक धुएं और तंग गलियारों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाज के नीचे से आती चरमराहट की आवाजें सुनते हुए। किसी तरह वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और दक्षिण अटलांटिक की ठंडी हवा में बाहर आता है। अब डेक पर वो अपने सैनिकों की चिंता में डूबा है, पर अफरा तफरी की जगह उसे एक अनुशासित निकासी दिखाई दी। उसके नाविकों को ये आता था और अब वो काम में लग जाते हैं। सैनिक धुएं से भरे कमरों से अपने साथियों को निकालते हैं और डेक पर घायलों की देखभाल करते हैं, जब दूसरे बचाव नाव तैयार करते हैं और बाकी नाविकों की सुरक्षा उपकरण से मदद करते हैं। हार्ड डाइक महसूस करता है कि डेक उसके पैरों के नीचे झुक रहा है। वो घायल और चकराया हुआ है और हंगामे के बीच वो जहाज के झुके हुए हिस्से पर बैठ जाता है, जब बाकी जहाज छोड़ देते हैं। सभी सिवाय कप्तान हार्ड डाइक के। सभी नाविकों के जाने के बाद हार्ड डाइक कोवेंट्री के उल्टे ढांचे पर अकेला है। वह आखिरी बार धुएं से लिपटे जहाज को देखता है। उसने अपना कर्तव्य निभाया और आखिरी व्यक्ति के रूप में वह आखिरी बचाव नौका में सवार होता है और अपने कमान से दूर बहता है। ब्रिटिश के अनुशासन के कारण 170 जीवित बचे नाविकों को समुद्र से बचा लिया गया HMS ब्रॉडसवर्ड और ब्रिटिश बचाव हेलीकॉप्टर द्वारा, पर अफसोस 19 ने युद्ध में अपनी जान गंवाई। सभी अर्जेंटीनी पायलट अपने ठिकानों पर लौट आए और सफलतापूर्वक उतरे। उन्होंने कर दिखाया, पर उनकी जीत युद्ध की दिशा नहीं बदल सकी। एक और महान आधुनिक हवाई युद्ध के लिए ये फिल्म देखें।